मेरा नाम निशा था। मैं 35 साल की हो चुकी थी और मेरा रंग बहुत सांवला था। इतना सांवला कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने आता देखते ही रिजेक्ट कर दिया करता था। इस परेशानी से मेरे माता पिता भी बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि मेरे लिए कोई कुंवारा लड़का देखे, लेकिन मेरा रंग रूप देखकर मेरे लिए 4-5 बच्चों के बाप का या किसी तलाकशुदा या किसी बूढ़े इंसान का ही रिश्ता आता था। मेरे माता पिता ऐसे इंसान से मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था, बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, जब अच्छा रिश्ता मुनासिब होगा तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन मेरी उम्र निकलती जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र साफ साफ पता चलने लगी थी। लोगों ने मेरे माता पिता को यही समझाया कि बेटी की शादी जैसी भी हाल में हो रही है कर दो, उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, आने वाले टाइम में आपको इस तरह के रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। यही सोचते हुए मेरे पेरेंट्स ने एक ऐसे इंसान का रिश्ता स्वीकार कर लिया जिसके 2 जवान बेटियां और एक बेटा था। मेरे पिताजी बहुत सीधे आदमी थे। एक आदमी ने उनको मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था। अब मेरे माता पिता को यही फिक्र लगी रहती थी कि कहीं आने वाले समय में हमारी बेटी के लिए और भी ज़्यादा बुरे रिश्ते न आने लगे। जिस आदमी ने मेरा रिश्ता बताया था वह मेरे पिताजी का कोई जानने वाला था। उसने लड़के की फ़ोटो मेरे पिताजी को दिखाई तो पिताजी ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। क्योंकि लड़का देखने में गोरा और स्मार्ट था, उसे देखकर कहीं से भी लग नहीं रहा था कि वह 3 जवान बच्चों का बाप है। फिलहाल मेरे पिताजी ने हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरे फ़ोटो भी लड़के वालों के घर भेज दिया गया था। लड़के वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया था। इस तरह सादगी से मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। शादी से 2 दिन पहले मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। उनका कहना था, अपनी ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा करना। मैं अपने घर वालों की बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहे थे। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल गई तो मैंने अपने पति के बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। मुझे लोगों को देखकर बड़ी हैरानी हुई। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और लड़का बड़े अजीब टाइप का था। उसने अपने कान में कुंडल पहना हुआ था, जैसे गुंडे पहनते हैं। मुझे लगा कि शायद आजकल यह फैशन चल रहा होगा। मेरे पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था तो सिर्फ आदमियों के बीच यह बात चली थी। जब मेरी सास है तो फिर वह मुझे देखने के लिए मेरे घर पर क्यों नहीं आई, और ना ही अब मेरी सास अपने बेटे बहू को लेने के लिए उसके मायके गई। मैं अपने पति के साथ मंदिर में सारी रस्में करने के बाद खुद ही मंदिर से सीधा अपने ससुराल के घर में आ गई थी। मेरी सास भी देखने में बहुत ख़तरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत ख़तरनाक औरत है और आने वाले समय में यह मेरा जीना दुश्वार कर देगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। वहाँ पर मेरा पति आया और मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लगा। मुझे अपना पति देखते ही पसंद आ गया था, इसलिए मैंने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और यही बात सोची कि मेरा पति तो अच्छा है, इसलिए मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे पति की उम्र ही लगभग 50 साल होगी, लेकिन उनके सारे जवान बच्चे जिनकी उम्र 25 से 30 साल थी, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता था। मैं यहाँ आने के बाद बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी और मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति मुझसे बातचीत करने के बाद अपने कमरे में चला गया और कमरे के अंदर मेरी सासू और मेरे पति की बेटियां आ गई। मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे पति की दोनों बेटियां अभी कुंवारी थी। वे मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, चलो लड़कियों, तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। यह औरत तो देखने में बड़ी अजीब सी थी, मोटी सी, भद्दी सी और लाल लाल होंठों वाली। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत को पान खाने का शौक़ हो। वह मुझसे कहने लगी, बेटी, इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनको माँ का साया चाहिए था। इनकी माँ इनको बचपन में छोड़कर चली गई थी। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने उसे समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी दूसरी शादी करने से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हमसफ़र भी मिल जाएगा और इन बच्चों को माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब से तुम ही इन बच्चों की माँ हो। उस औरत ने मुझे प्यार किया, ऐसे जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। मुझे खुशी हुई कि चलो ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, और फिर वह मेरे कमरे से चली गई। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर के बाद मेरा पति फिर से कमरे में आ गया और वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मेरी बेटी और बेटे का बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं, आप इन बच्चों के पिता नहीं लगते। वह मेरी यह बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, तुम ही नहीं बल्कि यह सवाल काफ़ी सारे लोग मुझसे करते हैं। क्योंकि मैं इतना जवान जो हूँ। मेरे पति बहुत मुस्कुरा रहे थे, उनको देखकर मैं भी खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह शुरू से ही अपना बहुत ख्याल रखते हैं और वह जिम भी करते हैं।
उन्होंने सारी ज़िंदगी जिम करने में ही गुजार दी, जिसकी वजह से वह इतने जवान नज़र आते हैं। जो लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं वह लोग कभी सारी ज़िंदगी बूढ़े नहीं होते। मैं अपने पति की यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हो गई थी। अजीब शर्तें और धोखा। तभी मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें भी जवान कर दूंगा, वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी होने के बजाय और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाओगी। मैंने अपने पति से कहा, मैं कैसे खूबसूरत हो सकती हूँ? कहाँ मैं काली सांवली सी और कहाँ आप गोरे चिट्टे से। मेरे पति ने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। गोरे काले से क्या होता है, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैं उनकी इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मेरे पति की बेटियां भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति सच में बहुत ज़्यादा नौजवान लगते थे, पर बूढ़े इंसान में कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर होती है। कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है कि जिससे उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरा पति तो बिल्कुल ही जवान दिखता था। वह बहुत एक्टिव था। मेरे पति की है दूसरी शादी है, तो फिर वह अपनी पहली शादी पर कितना खूबसूरत और कम उम्र का होगा। फिलहाल मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। अब मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना था। वह एक सपनों भरी रात थी जो मैंने गुजारी थी। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी और वह मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई थी। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, फ्रेश होने के बाद मैं खुद आ जाती किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बहू, नहीं बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मेरे पति भी सोकर उठ गए थे और हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैंने अपने पति से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति ने कहा, बताओ कहाँ जाओगी? मैंने कहा, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, शायद तुम्हें यह बात पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने यह बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से भी नहीं मिल सकती। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि वह शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कहने लगे, ऐसा ही है, अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई है, इसलिए तुम अपने किसी रिश्तेदार या अपने मायके वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। अब मैं समझ गई थी कि यही वजह है जो मेरे घर के सारे लोग शादी से कुछ दिनों पहले बहुत परेशान नज़र आ रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। मेरी विदाई पर भी मेरा पूरा परिवार बहुत रो रहा था और तभी वह बातों बातों में मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे तुम्हारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करने की यह शर्त मेरे माता पिता की थी या मेरे अपने पति की। जब मैंने अपने पति से यह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी शर्त पर तुमसे शादी की है, क्योंकि तुम्हारी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वालों ने आसानी से खुशी खुशी मेरी यह शर्त स्वीकार भी कर ली थी। यह बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वह किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहे थे कि रिश्ता तय होने पर हमारी यह शर्त पहले से पक्की हो गई थी। मेरे पति फ़ोन पर बहुत बहस कर रहे थे। मैं समझ गई कि यह कॉल ज़रूर मेरे घर से ही आई होगी। मैं अपने पति के आगे खड़ी होकर कहने लगी, प्लीज़ एक बार मेरी बात करवा दो। मेरे पति ने मेरी तरफ देखते हुए कॉल पर कहा, आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर फ़ोन किया तो आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर वापस भेज दूंगा। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती, पर एक बार फ़ोन पर बात तो कर सकती थी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे घर वाले भी मुझसे यही बात कह रहे थे, लेकिन हमारी शर्त यह थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों से या अपने किसी रिश्तेदार से भी किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। फिर अब तुम्हारे माता पिता इस बात को कैसे भूल गए? उन्हें अब मेरे इनकार करने पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वह लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर खामोश रहे और तुमसे बात करने की कोई कोशिश ना करें, यही उनके लिए बेहतर होगा। मैं अपने पति का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे पति ने कहा कि इस घर में मेरी माँ है, मेरी बेटियाँ हैं और एक बेटा है। तुम उन सबके साथ रहो और उनका ख्याल रखो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा, जो एक पत्नी का फ़र्ज़ होता है मैं वह सब कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन एक बेटी को अपने माता पिता से अलग ही लगाव होता है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। प्लीज़ एक बार मेरे माता पिता से मेरे फ़ोन पर बात करवा दो। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद कभी उनसे बात करने की ज़िद भी नहीं करूंगी। आप उनसे इस तरह से बात की, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं रोती हुई खामोशी से कमरे के अंदर आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा किया तो आगे मेरे साथ यह लोग क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा पति कुछ सोचता समझता हुआ कमरे के अंदर आया और मुझे
चुप करवाने लगा। कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। जब सही समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन ऐसा कब होगा? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि जब सही समय आएगा मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। बस तुम मेरे परिवार के सदस्यों का ख्याल रखो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। चाय और कॉफ़ी का रहस्य। मेरे पति यह कहकर घर से चले गए थे और मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई थी, जैसे वह मुझसे कुछ बातें करने के लिए मेरे पास बैठना चाह रही हो। मेरी सास ने मुझसे बातें करने में बिजी कर लिया। फिर कुछ देर बाद वह मेरे पति की बड़ी बेटी से कहने लगी, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, इनके सर में दर्द हो गया होगा, इनके लिए 1 कप चाय बना दो। मेरे पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी। उसके पीछे दूसरी बेटी भी चली गई थी। मैंने बहुत मना भी किया था कि अभी मैंने नाश्ता किया है, अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे लिए चाय बनवा ली और वह चाय का कप मुझे देकर कहने लगी, लो ये चाय पी लो। मैं उनसे बहुत मना कर रही थी क्योंकि मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं बेवजह चाय क्यों पीऊँ। फिर मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले पहले ही दिन मुझसे नाराज़ हो जाए, इसलिए उनकी ज़्यादा ज़िद करने की खातिर मैंने चाय का कप अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप से अपने होंठ लगाए, मुझे चाय के अंदर से कड़वी कड़वी सी बदबू आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह ख़राब दूध की बनी हुई चाय हो। मैंने कहा, चाय के अंदर से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। तो मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटी, हम तुम्हें ख़राब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं। हो सकता है कि शायद फ्रिज में दूध किसी ने खुला हुआ छोड़ दिया हो और दूध के अंदर फ्रिज के किसी खाने पीने की चीज़ की बदबू बैठ गई हो। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आ गई और कहने लगी, अगर आप हमसे प्यार करती होंगी तो आपको इस चाय से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आने लगती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में फ़ेमस है। मोहल्ले का कोई भी हमारे घर में आकर हमारे घर की बनी हुई चाय पीता है तो बहुत तारीफ़ करता है, और आप कह रही हो कि इस चाय के अंदर से बदबू आ रही है। मैं मजबूरन वह चाय पीने लगी। चाय पीने में तो अच्छी थी, मगर उसमें से किसी दवाई की बदबू आ रही थी। वह सब लोग मुझे चाय पीता हुआ गौर से देखने लगे, जैसे मैं कोई चाय नहीं बल्कि दवाई पी रही हूँ। चाय का कप पूरा ख़त्म करते ही उन सब ने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे मेरे साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली हो। फिर वह सब मेरे कमरे से चली गई और मेरा सर अचानक भारी भारी सा होने लगा। मैं अपने पति की बड़ी बेटी को आवाज़ लगाने लगी, जिसका नाम रिया था। मुझे पता था कि उसने मेरी आवाज़ सुन ली है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी वह मेरे करीब नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है और बस मैं बेड पर लेट गई। लेटने के बाद मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। अंधेरे में रहस्यमय घटना। फिर मेरी आँख तब खुली जब रात के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी। कमरे की लाइट भी बंद थी। बिल्कुल अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से ज़मीन पर कदम रखा, अचानक मुझे कमज़ोरी का एहसास महसूस होने लगी। मुझे चक्कर से आने लगे और मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। ना जाने यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैंने सोचने की कोशिश की तो मेरा ध्यान गया कि मैंने सुबह के 10 बजे चाय पी थी और उसके बाद ही मैं सो गई थी और अब मेरी आँख खुली थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती थी? इसका मतलब यह था कि मैंने आज अपने ससुराल का पहला दिन सोते सोते ही गुजार दिया था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं टॉर्च की रोशनी से लाइट का बटन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक किसी ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे के अंदर धकेल दिया। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे पति का घर था, मुझे डरना तो नहीं चाहिए था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर जिस इंसान ने मुझे दबोचा हुआ था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैं काफ़ी देर वहीं पर रही। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो मुझे इस तरह से दबोचे हुए है। उसके हाथों के एहसास से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह हाथ मर्द के हैं। मैं पहचान सकती थी कि यह हाथ मेरे पति के नहीं थे। मैंने उस इंसान को ज़ोर से धक्का मार दिया और मैं उस कमरे से बाहर भागते भागते अपने कमरे में पहुंच गई। वह ना जाने कौन इंसान था और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जिसने मुझे कमरे में दबोच लिया था। हे भगवान, यह इस घर में क्या हो रहा है? यह घर मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा था। यह एक हवेली की तरह बना हुआ था। अभी मैं नई थी और अपने कमरे के अलावा मैंने अपने ससुराल के घर को ठीक से देखा भी नहीं था। मुझे तो अब इस घर में डर लगने लगा था। मैं पहचानते हुए अपने कमरे में तो आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने कमरे की अच्छी तरह से पहचान हो गई थी और मुझे किचन का रास्ता मालूम था और किचन के बारे में पता था कि कौन सा किचन है।
टॉयलेट बाथरूम मेरे कमरे में ही अटैच था। मैं बैठकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, कमरे की लाइट फौरन जल गई। मैंने देखा कि मेरा पति सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति कहने लगे, अरे भाई, क्यों डर गई थी? यह मेरा घर है, ये कोई भूत बंगला थोड़ी है जो तुम डर गई थी। मेरे पति अंदर आते हुए कहने लगे, मैं तो तुमसे कहकर गया था मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटी और माँ से बातें करने बैठ गया था। मैंने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने दबोच लिया था। उस कमरे में कौन है? मेरे पति ने कहा, अरे उस कमरे में मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने आकर तुम्हें दबोच लिया? भला मेरे घर में मेरे अलावा कौन आएगा? यह पूरा घर मेरा है। इस घर में मेरी बेटियां रहती है, मेरी माँ रहती है और मेरा बेटा रहता है। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को ही सोने के लिए घर पर आता है, और वह भी 11 बजे से पहले। वह कभी नहीं आता और अभी तो 10:30 बज रहे हैं। तो फिर मैं ही था जिसने तुम्हें दबोचा था। मैंने कहा, अगर आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि मैं कितना डर गई थी। यह बात सुनकर मेरे पति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वह कहने लगे, मैं तुम्हें डरा रहा था। मेरे पति ने इस तरह से बात की जैसे मुझे जिसने दबोच लिया था और जिसने धक्का दिया था वह कोई और नहीं, मेरे पति ही थे। फिलहाल मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था और मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो, यह मजाक मेरे पति ने ही मेरे साथ किया था। अब जब वह खुद अपनी मजाक को एक्सेप्ट कर रहे थे तो फिर मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। हो सकता है कि मुझसे अपने पति को पहचानने में गलती हो गई हो, क्योंकि अभी मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रही थी। सच्चाई का पता चला। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा कि चलो तुम खाना खा लो। मैं तो खाना खा चुका हूँ। मैंने कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे सर में कुछ दर्द सा हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बहुत कमज़ोरी है। मेरे पति ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ, चाय पीने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति से कहा कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा। तो मेरे पति कहने लगे, चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, उससे तुम्हें कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। मैंने अपने पति से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं पीना चाहती। पर अजीब बात यह थी कि मेरा पति भी मेरे लिए ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनाकर लेकर आया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं खाना चाहती और ना ही कुछ पीना चाहती हूँ। ना जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाया हूँ। तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीनी ही पड़ेगी। मुझे अपने पति की यह बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिर मैंने कॉफ़ी पी ली और वैसा ही हुआ जैसा मेरे साथ आज सुबह हुआ था। मेरी आंख लग गई और मैं अगले ही दिन सोकर उठी। अब लगता था जैसे यह कोई कॉफ़ी नहीं थी, बल्कि ये कोई ऐसी चीज़ थी जिसे पीकर मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब की बार जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं इतना ज़्यादा कैसे सो सकती थी? बस यही सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अब इतनी नींद तो इंसान को स्वाभाविक तौर पर तो नहीं आ सकती। मैं खामोश हो गई थी। अरे मैं जान गई थी कि मुझे यह लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलाकर पिला रहे हैं जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मेरे अंदर कमज़ोरी का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे किसी की दी हुई कोई चीज़ ना तो खानी है और ना ही पीनी है। मैं खुद अपने हाथ से बना हुआ खाना खाऊंगी। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने सारे घर के काम खुद कर लिए थे, क्योंकि घर में हमेशा की तरह अजीब सी वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में किसी से मैं आखिर क्या बात कर सकती थी? मेरी सास और बेटियां कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे पति और बेटा सुबह को नौकरी के लिए निकलते तो रात को ही घर में घुसते थे। इसी तरह से मेरे दिन गुजर रहे थे। लेकिन इन सब में एक अजीब बात यह थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरी नींद का आना कम नहीं हुआ था। मैं जब भी सो रही थी इतनी ज़्यादा ही सो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी, और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होने लगी थी कि मैं किसी काम को करने के काबिल ही नहीं रही थी। बस मैं हमेशा यही दिमाग लगाती रहती कि आखिरकार मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। अब तो मैं इस घर के किसी भी सदस्य का हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। फिर मुझे अभी भी इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है? आज मैंने सोचा कि मैं मंगलवार का व्रत रख लेती हूँ, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के काबिल नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने व्रत रख लिया था। मैंने ना तो पानी पिया था और ना ही घर का कुछ भी खाया था। अजीब बात तो यह थी कि आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी
और मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया। एक ऐसी बात मेरे सामने आई जिससे मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं अपने पति का आने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि आज मैं जाग रही थी, वरना जब भी रोज़ मेरे पति काम से आते तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वह कब आए और घर में आने के बाद उन्होंने क्या किया। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की। अपने पति के आने से पहले मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए और मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई। मैं बिल्कुल रेडी होकर दरवाजे के पास ही खड़ी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक से मुझे किसी काम की याद आ गई और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। इतनी ही देर में मेरे पति घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और अंदर आते ही उनकी दोनों बेटियां और माँ उनको घेर लिया और उन्हें दूसरे कमरे में ले गई। मैं हैरान थी कि वह मुझसे बात करने के बजाय अपनी बेटियों के कमरे में क्यों चले गए थे। मैं उनकी बेटियों के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर मेरे पति अपनी बेटी और माँ के साथ मौजूद थे। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर तक जब मैं ऐसे ही दरवाज़ा बजाती रही तो मेरा पति गुस्से से दरवाज़ा खोलता हुआ कमरे से बाहर निकला। उनकी आंखों में मुझे गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वह मुझे देखते ही कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने अपने पति से कहा, यह घर मेरा भी तो है, मैं इस घर के कमरे के अंदर ही क्यों रहूं? मेरे पति कहने लगे, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ कमरे में बैठकर बातें करनी है। मेरे पति ने कहा, यह कमरा मेरी बेटियों का है और इस टाइम मैं अपनी माँ और बेटियों के साथ बातें करता हूँ। उन्होंने मुझे धक्का मारते हुए कहा कि जाओ अपने कमरे में, जब तुमसे बात करने का टाइम आएगा तो तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में चला आऊँगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे पति को अपनी बेटी और माँ से बात करने के लिए सिर्फ रात का ही टाइम मिला था। मैं बाहर ही खड़ी हो गई थी और मेरे पति ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाजे पर कान लगाए और उन लोगों की बातों को सुनने की कोशिश की। मेरे पति कमरे के अंदर कुछ कह रहे थे लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की। मैंने खिड़की को हल्का सा हिलाया तो खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया और मुझे अंदर का नज़ारा साफ दिखने लगा। मैंने अंदर देखा तो लगभग अंदर 6 लोग थे मौजूद। मेरे पति की 2 बेटियां और एक औरत जो कि मोटी थी, उनको तो मैं दूर से पहचान सकती थी, वह मेरी सास थी। और एक मेरे पति का बेटा भी मौजूद था। लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 5 सदस्य हैं। यह छठा इंसान कौन था? मैं इस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान हो गई थी कि आखिरकार यह घर में क्या चल रहा है। मैंने देखा कि मेरे पति को वह लड़का नोटों की गड्डी दे रहा था। मुझे उस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। असली चेहरा और भांडाफोड़। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे पति कमरे के अंदर आ गए और मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वह मुझे बहला फुसलाकर यह कॉफ़ी पिलाना चाहते थे। मेरे पति ने कहा कि यह लो कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पीनी है। मेरा पति मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इस तरह से व्यवहार किया। वह आज मुझे काम का तनाव कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैंने अपने पति को यह नहीं बताया कि मैंने कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा था वह सब कुछ देख लिया था। मैं खामोशी से ही बैठी रही लेकिन मेरे पति मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपने पति से गुस्से से कहा, आखिर इस कॉफ़ी और चाय का क्या माजरा है? मैं सब कुछ अपनी मर्ज़ी से खाती पीती हूँ लेकिन इस घर में ज़बरदस्ती मुझे यह सब कुछ क्यों पिलाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉफ़ी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे आप मुझे बेहोश करना चाहते हैं या फिर मारना चाहते हैं? मेरे पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करना चाहूँगा? तुम घर के कामों पर ध्यान दो। वैसे भी घर के कामों के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। तुम्हें ज़्यादा खाली रहने की आदत हो गई है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं। मैं समझी थी मेरे पति शायद मुझे धमकाने के लिए यह सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बातें करने पर। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है आज तुमने व्रत रखा हुआ है, मैं इसलिए तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाया था, लेकिन तुमने मुझे नाराज़ कर दिया। अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अपने पति की इतनी प्यारी बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया था और मैंने उनके हाथ से कॉफ़ी का कप ले लिया और कहा कि आप परेशान मत हो, मैं यह कॉफ़ी पी लेती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो गए, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
मैंने जैसे ही कॉफ़ी पी उसके बाद मुझे अजीब सा नशा चलने लगा और फिर से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ वही हुआ जैसा बार बार होता था। मैं अपने पति की बातों में आ गई थी। ज़रूर अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। मुझे अब गड़बड़ का एहसास होने लगा था। सुबह मेरी आंख अगले दिन 9 बजे खुली। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा था। अगले दिन जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो खामोश रही। मेरे पति काम पर जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे घर के सारे काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बहू, अब तुम्हारी शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर ले लो। मुझे घर के काम करने में कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से सब कुछ करने लगी। मेरे पति की दोनों बेटियां जवान थी, लेकिन वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मेरी सास भी एक तरफ को बैठकर सिर्फ पान खाती रहती थी और उनकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। मुझे यह औरत शुरू से ही बड़ी अजीब लगी थी। इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि यह मेरे पति की माँ है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा मुझे बड़ी अजीब अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने अपने पेट को साड़ी से ढक लिया। आज मेरे पति की बेटे की छुट्टी थी और वह घर में ही मौजूद था। मैं किचन में खाना बना रही थी और मुझे एहसास हुआ कि जैसे किसी का हाथ मेरी कमर पर है। मैं घबराकर जैसे ही पीछे पलटी तो मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा खड़ा हुआ था। वह मुझे देखते ही घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए और यह तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? वह कहने लगा, मम्मी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, इसलिए मैं किचन में आया था, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह किचन से बाहर चला गया। मेरा तो शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ना जाने इस घर का माहौल कैसा था। मेरे पति की बेटियां भी अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनती थी। ऐसी लगती थी जैसे वह कोई हीरोइन है। इन कपड़ों से उनके शरीर के काफ़ी हिस्से चमकते थे। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया तो मैं दूध लेने के लिए दरवाजे पर चली गई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो गली में काफ़ी सारी औरतें खड़ी हुई थी और आपस में मुझे देख देख कर बातें कर रही थी। दूध वाला तो दूध देकर चला गया था, लेकिन वह औरतें अभी भी मुझे घूर रही थी और वह मेरे करीब आ गई। वह कहने लगी, तुम्हें हमने पहले कभी नहीं देखा इस घर में, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है कि मैं नई आई हूँ? मैं इस घर की बहू हूँ। यह बात सुनकर वह औरतें एक दूसरे को देखने लगी और उनमें से एक औरत हंसकर कहने लगी, अरे बहू, इस घर में ना जाने कितनी बहुएं अब तक आ चुकी हैं। मैं उस औरत के आगे कोई सवाल करती, इतना ही देर में पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो मेरी सास ने मुझे अंदर की तरफ धकेला था। मेरे हाथ से दूध का बर्तन गिरने से बच गया था, जबकि थोड़ा सा दूध फर्श पर गिर गया था। मेरी सास ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दी और वह मुझे घूरते हुए डांटने लगी। कहने लगी, मेरे बेटे ने तुझसे कितनी बार मना किया है कि ज़्यादा इधर उधर ताक झाँक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह बात तेरे पति को पता चल गई कि तू दरवाजे में खड़े होकर मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही थी तो तू नहीं जानती कि वह तेरा क्या हाल करेगा। मैंने कहा, मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? दूध वाला बहुत देर से दरवाजे की घंटी बजा रहा था, किसी को आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दूध का बर्तन लेकर दूध लेने के लिए आ गई। और आप यह किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया मोहल्ले की औरतों से बातें करके? उस दिन मेरी सास ने बहुत हंगामा किया था। अब मुझे इन लोगों पर शक होने लगा था और मैं सोच में पड़ गई थी कि यह मोहल्ले वाली औरतें मुझसे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि वही मोहल्ले की औरतें थी जो मुझे इस घर के बारे में सब कुछ बता सकती थी। मैंने मौका मिलते देखते ही मोहल्ले की एक औरत से बातचीत करने की कोशिश की। मैं बहाने से छत पर चली गई। उस टाइम पर घर के सारे लोग सो रहे थे। छत पर जाने के बाद मैंने घर के सामने वाली छत पर पत्थर उठाकर मारने लगी ताकि कोई बाहर मुझे देखने के लिए आए और मैं मौका देखते ही उससे बात कर लूँ। मेरे पत्थर मारने का एक औरत खिड़की पर झांकने लगी। मैंने तभी उसे आवाज़ लगा ली और बहाने से उस औरत को छत पर बुलाया। वह औरत अपनी छत पर आ गई। हमारे घर की छत और उसके सामने वाले घर की छत आमने सामने ही थी, क्योंकि हमारे घर भी आमने सामने थे। मैंने उस औरत से कहा कि आज तुम गली में खड़ी हुई थी, मेरे बारे में कुछ बात कर रही थी और मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो, मैं यहाँ रहते हुए बहुत परेशान हूँ। उस औरत ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। उस औरत ने बताया कि जिस घर में तुम रहती हो यह कोई घर नहीं है और इसमें रहने वाला आदमी तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि यह लोग आपस में परिवार के सदस्य ही नहीं हैं। यह घर एक कोठा है, इसमें जो औरत रहती है वह एक दलाल है और जो दो जवान लड़कियां रहती है वह इस घर में लड़कियों को बहला फुसला कर लाती है
और जो तुम्हारा पति है उसका भी यही काम है। वह लड़कियों को या तो शादी के बहाने से उन्हें यहाँ पर लेकर आता है या फिर उनको किडनैप करके यहाँ लेकर आता है। और अब की बार तुम यहाँ पर आई हो। हम कई बार इन लोगों के खिलाफ केस कर चुके हैं, लेकिन ये लोग हर बार पुलिस को ज़्यादा पैसे देकर भगा देते हैं और मोहल्ले में रहने वाले लोगों को किसी ना किसी बात पर तंग करते हैं। मैंने कहा, इस घर में जो लड़का रहता है वह कौन है? उस औरत ने बताया कि इस घर में जो लड़का है वह तुम्हारे पति का बेटा नहीं है, बल्कि वह दलाल का बेटा है। उसका यह काम है कि वह लड़कियों पर नज़र रखता है। जो लड़की इस घर में रहती है कि कहीं वह भाग न जाए। यहाँ पर हर 1 महीने में एक लड़की को बहाने से लाया जाता है। मैंने कहा, अच्छा, यहाँ पर लड़कियों को लाने के बाद उनके साथ क्या किया जाता है? तो उस औरत ने बताया कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि यहाँ पर जो भी लड़की आती है उसके शरीर को बेचा जाता है। यह सुनकर तो मेरे पैरों से तले से ज़मीन निकल गई थी। और उस औरत ने बताया, यह लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं। यह लोगों के सामने सीधे बनते हैं, लेकिन इनकी हकीकत हम लोग जान चुके हैं क्योंकि इस मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ जो लड़की आती है उसे किसी ना किसी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है और रात को उसकी कीमत लगा दी जाती है। वह लड़की जब तक बेहोश रहती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके साथ रात भर किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत के साथ खेला है। पुलिस की कार्रवाई और मुक्ति। मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। आखिर यह औरत यह सब कुछ क्या कह रही थी? यह औरत सारी बातें सच कह रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम भली लगती हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मौका देखकर भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरी इज्जत भी ना जाने कितने मर्दों के बीच तार तार हो चुकी थी। यह मेरा कोई ससुराल नहीं था, बल्कि ये एक गैंग के लोग थे जो कि लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी कीमत लगा रहे थे और इस तरीके से अपना धंधा चला रहे थे। वह औरत मुझसे कुछ देर बात करने के बाद अपने घर चली गई थी और मैं सोचती रह गई थी कि मैं क्या करूं। मैंने ठान लिया था कि अब यह सब कुछ नहीं सह सकती। मैं अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद मैंने अपने पति का फ़ोन चुपचाप उठाया और पुलिस को कॉल लगा दी। पुलिस को मैंने अपनी सारी बात बता दी थी। मुझे पता था कि मेरे साथ इतने दिनों से यह सब कुछ जो हो रहा है, उस हिसाब से ये लोग अगले दिन भी मेरे साथ वही सब कुछ करेंगे। मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, इसलिए अगले दिन जैसे ही मेरे पति ने मेरे आगे कॉफ़ी का कप किया तो मैंने प्यार से उनके हाथ से कॉफ़ी ले ली और अपने पति से ऐसे प्रतिक्रिया देने लगी जैसे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। मैंने उस कॉफ़ी को अपने पति का ध्यान हटते ही बेड के नीचे फेंक दिया था और थोड़ी देर के बाद मैं सोने का नाटक करने लगी। मैंने पुलिस को रात का वक्त ही दिया था आने के लिए, क्योंकि 10 बजे के टाइम पर मेरा पति घर आया था और लगभग 1-2 घंटे बाद मेरे साथ यह सब कुछ किया जाता था। मेरे पति ने उस दिन की तरह किसी दूसरे आदमी से मेरी कीमत लगा दी थी और मेरा पति कमरे से बाहर चला गया था। मैं जाग रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया था और उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी हमारे घर पर पुलिस की छापेमारी पड़ गई और पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जो आदमी पैसे देकर मेरी इज्जत के साथ खेलने के लिए आया था, उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि आज रात के लिए उस आदमी ने मेरी कीमत इन लोगों को दी है। अब पुलिस के पास मेरे इन लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। मोहल्ले के लोगों ने भी अपनी अपनी गवाही दी। पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैं अपने पेरेंट्स के घर पर आ गई थी और जब मैंने उनको यह सब कुछ बताया तो वह लोग बहुत शर्मिंदा हुए थे। उन लोगों ने कहा कि हमें तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन उस लड़के ने हमसे शर्त रखी थी कि आज के बाद आप लोग अपनी बेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह इतना भी गिर सकता है। फ़िलहाल वह लोग गिरफ्तार हो चुके थे और मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी। आज तक मेरी शादी नहीं हुई है और अब मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। मैं अपने पेरेंट्स के घर में रहकर उनकी सेवा कर रही हूँ क्योंकि मेरा माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ी लिखी थी और मैं नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। उस घिनौनी ज़िंदगी से बेहतर मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों की शादी जहाँ भी करें, लड़के वालों की पूरी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि कुछ माता पिता अपनी बेटियों की शादी न होने पर बेटियों को किसी के भी हवाले कर देते हैं। मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा आप लोगों में से किसी के भी साथ हो, इसलिए ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।